अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार स्टोरीज आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान के फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोता एडवोकेट के मुतालिक बात करेंगे, जिनकी बाजियाबी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है और उस पर आज समाअत हुई। ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने समाअत की इस पर, और इस समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतज़ार हुसैन पंजोता की बाजियाबी के मुतालिक एक वादा किया, और वो वादा ये किया कि इंतज़ार पंजोता 24 घंटे में रिकवर हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सवाल किया कि 24 घंटे कब से शुरू होंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आज 10 बजे से। उम्मीद है कि कल 10 बजे इंतज़ार पंजोता रिकवर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पहली बात तो यह है कि गुमशुदाई क्यों किया जाता है लोगों को। पहली बात तो यह है कि रियासत का काम अपने लोगों को गुमशुदा करना नहीं है, और अगर कोई और गुमशुदा करता है तो रियासत का काम है कि वो उन्हें रिकवर करें, उन्हें मौके पे पकड़ें जो लोग अगवा कर रहे हैं, गुमशुदा कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, वो है ज़ल्म खलीलज़ाद से मुतालिक। आपने सुन रखा होगा कि ये पाकिस्तान के मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से हैं और फिर ये जाकर अमेरिका में सेटल हो गए हैं। तो अमेरिका में भी इनकी काफ़ी बातचीत है, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, काफ़ी इनकी से है। तो वो पाकिस्तान के मुतालिक क्या कहते हैं। 62 कांग्रेसमैन ने जो ख़त लिख दिया था जो बाइडन को, वो आपके इल्म में है, मैंने भी बात की थी इस पर, और भी बहुत सारे दोस्तों ने इस पर बात की है। कांग्रेसमैन को आप यूं समझ लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ सेनेटर्स हैं, यानी ऐवान बाला के अपर हाउस के अरकान हैं वो। तो उन 62 के ख़त पर पाकिस्तान में जो फॉर्म 47 की हुकूमत है और इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन्होंने भी 160 पार्लियामेंटेरियंस ने जो फॉर्म 47 के हैं, उन्होंने भी शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है और उनकी गैरत जागी है थोड़ी सी। वो उस पर अभी इसके बाद बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ज़ल्म खलीलज़ाद की, कि हुकूमत पहले तो उन 62 सेनेटर्स के सदमे से नहीं निकली थी। उन्हें फिर वतन परस्ती याद आ गई, उन्हें गैरत याद आ गई, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को याद आ गया कि ये हमारे मुल्क के मामलात में मुदाखलत है। तो उसके बाद उन्होंने भी ख़त लिखा, और अब उन 62 कांग्रेसमैन के ख़त के बाद ज़ल्म खलीलज़ाद ने क्या कहा है, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मैं आपके सामने एज इट इज़ रख देता हूँ। वो कहते हैं कि द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ रियली नीड टू रिलीज़ इमरान खान नाउ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो मुक़तदरा है, या जो ये इख्तियारात हैं जिन लोगों के पास, इंतज़ामिया है, इनको चाहिए कि ये इमरान खान को अभी रिलीज़ करें। ये कोई और नहीं कह रहा, ये ज़ल्म खलीलज़ाद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं क्यों, उन्होंने फिर उसकी 3 रीजंस भी दिए हैं। वो कह रहे हैं कि दिस इज़ द एसेंशियल फर्स्ट स्टेप फॉर रिकॉन्सिलिएशन विच इज़ टर्न इज़ वाइटल फॉर द कंट्रीज स्टेबिलिटी। उन्होंने कहा कि ये मसालहत के लिए, ये सुलह के लिए ये पहला कदम है। और दूसरा उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज रिकॉग्नाइज दैट ही इज़ इन जेल ऑन ट्रम्प अप चार्जेस। वो कहते हैं कि लाखों लोग ये जानते हैं कि इमरान खान पर बोगस इल्ज़ामात हैं, ये गलत इल्ज़ामात हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं इमरान खान पर। अब ये भी क्या है कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग कहें, वकला कहें,
सिविल सोसाइटी के लोग कहें, कारकुनान कहें, पाकिस्तानी आम आवाम कहे कि ये झूठे केसेस हैं, तो इन्हें यकीन नहीं आता। अब ज़ल्मे खलीलजाद कह रहे, वो ना तो इमरान खान का चचाजाद भाई है, ना तहरीक इंसाफ का कारकुन है, ना तहरीक इंसाफ का कोई लीडर है। वो सिर्फ बात इंसानी हुकूक की कर रहा है, और सारी दुनिया के सामने है कि इन्होंने किस तरह से बोगस केसेस बनाए हैं। और वो आगे क्या कह रहे हैं कि दिस इज ऑब्वियस टू मी एज वेल। वो कह रहे हैं कि मुझे भी इस बात का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये वाजह है कि ये सब झूठे केसेस है। नंबर 2, वो कह रहे हैं स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम इन टर्न विल बोल्स्टर पाकिस्तान इकोनॉमी, इससे पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी, आसमान पर चली जाएगी अगर इमरान खान को इन्होंने बाहर निकाला तो। उसके बाद कह रहे हैं कि करंटली बोथ फॉरेनर्स एंड पाकिस्तानीज, दोनों यानी पाकिस्तानी भी और गैर मुल्की भी, वो रिलक्टेंट हैं टू इन्वेस्ट। वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से हिचकिचा रहे हैं, वो खौफ ज़दा हैं कि वो अपना पैसा नहीं लगाना चाहते इस वक्त, इस हालत में, इस मुल्क में, कि उन्हें पता है कि ये हुकूमत कोई लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, ये गैर कानूनी हुकूमत है, ये वो हुकूमत नहीं है जिसे अवाम ने मुंतखब करके भेजा है। और उसके बाद नंबर 3 पर वो कहते हैं इट विल हेल्प पाकिस्तान रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने कहा अगर इमरान खान को इन्होंने रिलीज कर दिया तो इससे अमेरिका के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के ताल्लुकात बेहतर होंगे, मजबूत होंगे, स्पेशली इफ हिज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप विंस नेक्स्ट वीक्स इलेक्शंस। वो कहते हैं कि खुसूसन जब इमरान खान के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शन को अगर वो जीत लेते हैं ट्रंप, तो ये और ज़्यादा बेहतर काम हो जाएगा। अब ये तो थे जी ज़ल्मे खलीलजाद, अब उन्होंने ये बात की है, तो इसके बाद मैं आपके सामने रखूं कि बात असल में है क्या। बात ये है कि अगर आप देखें कि हुकूमत ने जो पीआईए को निजकारी का प्रोग्राम बनाया था, उसमें हुकूमत को कितना बड़ा धचका लगा है। वो यही ज़ल्मे खलीलजाद की बात है कि इसमें इन्होंने कहा कि लोग, कोई भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से कतरा रहा है और कोई भी गैर मुल्की यहाँ सरमायाकारी नहीं करना चाहता। अब देखें कि पीआईए के कर्जे ख़त्म हो चुके, सरमायाकार असासों की पहचान नहीं कर सके। पीआईए की निजकारी के लिए बोली की तकरीब आज मुनक़िद की गई, जिसमें एक कंसोर्शियम की तरफ से तवक्को से इंतहाई कम बोली लगाए जाने पर तर्जुमान पीआईए ने इसे बदकिस्मती करार दिया। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज़ खान ने बताया कि पीआईए की निजकारी के अमल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं, ताहम इतनी कम बोलियाना बदकिस्मती है। पीआईए दुनिया के चंद पुराने इदारों में से एक मुनाफा बख्श इदारा है। उनका कहना था कि पीआईए को होल्डिंग कंपनी और पीआईए सेल में तब्दील करने के बाद पिछली 2 दहाइयों से पीआईए की बैलेंस शीट पर मौजूद कर्जाजात, जिनकी वजह से इदारे खसारे में था, वो ख़त्म कर दिए हैं। पीआईए एक बार फिर से क्लीन कंपनी के तौर पर उभरी है और इस वक्त भी ऑपरेटिंग सतह पर एक मुनाफे बख्श इदारा है। अब इसमें जो हुकूमत को तवक्को ये थी कि कम से कम हमें पीआईए को बेचने से 85 अरब रुपए मिलेंगे, मगर जो बोली लगाई गई है वो सिर्फ 10 अरब की लगाई गई है। अब आप अंदाज़ा करें कि 10 अरब में पीआईए के तमाम जहाज़ भी शामिल हैं और सारा कुछ शामिल है, तो ये कितनी कम तरीन बोली है। और हुकूमत ने मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जो बाकी कंपनियां थी उन्हें इस बिड में, बोली में शामिल ही नहीं होने दिया गया। एक अपनी मनपसंद कंपनी को आगे रखा गया जिसने सिर्फ 10 अरब बोली लगाई है, और ये सब ड्रामेबाजी है। अब कुछ अरसे बाद आप देखिएगा, कुछ दिनों बाद उसी को ही थोड़ा बहुत इंक्रीज करवा कर और पीआईए उसके हवाले कर दिया जाएगा। ये ऐसे नाअहल हैं,
یہ ایسے نکمے ہیں کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، سب اداروں کو تباہ کر دیا، سب کچھ بیچتے جا رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو او ایل ایکس پر لگا دیا ہے کہ بیچ دے، سب کچھ بیچ دے، ادارے تمام بیچ دو، اسکول بیچ دو، مراکز صحت بیچ دو، اسٹیل مل بیچ دو، پی آئی اے بیچ دو، ریلوے بیچ دو۔ کچھ ایسا رہ تو نہیں گیا جسے یہ بیچنا نہ چاہتے ہوں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ بیچنا ہے اور پھر جو ہے نا یہاں سے ٹکٹ کٹا کے اور یہ لندن پہنچ جائیں گے۔ اب اس پچھلی بات جو میں کر رہا تھا خط کے متعلق، حکومتی 160 ارکان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھا گیا خط مذاق بن گیا ہے۔ یہ ہمارے جو 160 ارکان پارلیمنٹ ہیں، ان کی غیرت اب جاگی ہے۔ انہوں نے کبھی اس وقت خط لکھا جب پاکستان میں ڈرون حملے کیے جا رہے تھے؟ انہوں نے کوئی خط لکھا اس وقت کے حکمرانوں کو؟ انہی دو جماعتوں کی حکومتیں تھیں، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، جن کے دور میں پاکستان میں بے شمار ڈرون حملے ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ان کی اس وقت غیرت جاگی؟ جب امریکہ نے ایبٹ آباد میں آ کر اسامہ بن لادن کا آپریشن کیا، ان کی غیرت جاگی؟ جب ان کے صدر نے جو اس وقت تھا اور وزیر اعظم جو اس وقت تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیں، ہم بس ہلکی ہلکی ڈھولکی بجائیں گے مزاحمت کی، آپ اپنا کام جاری رکھیں، تو یہ ارکان پارلیمنٹ کی غیرت اس وقت جاگی؟ اس میں جب انہوں نے اپنے اڈے ان کے حوالے کیے اس وقت ان کی غیرت جاگی؟ جب ریمنڈ ڈیوس نے پاکستان میں آ کر بندوں کو مارا اور دن دناتا پھرتا رہا، وہ اس وقت ان کی غیرت جاگی؟ جب اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرنے پر ہماری عوام کو، نہٹی عوام کو پرامن احتجاج پر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ان کی غیرت جاگی؟ جب فلسطین میں غزہ میں بربریت ہوئی، لوگوں نے احتجاج کیا، انہوں نے انہیں گرفتار کیا، ان کی غیرت جاگی؟ اب ان کی غیرت جاگ گئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، 62 جو سینیٹرز ہیں انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کی ہے۔ کیا پاکستان میں نہیں ہو رہی؟ کس کی چادر چار دیواری محفوظ ہے؟ کس کی عزت محفوظ ہے؟ کون یہاں پر محفوظ رہ گیا ہے؟ کس کو اغوا نہیں کیا جا رہا؟ کچھ آپ بول دیں تو حکومت فوراً اگلے دن جو ہے نا اٹھوا لیتی ہے اسے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی سپریم کورٹ کا جسٹس ایسا گزرا ہے جس سے سفارت خانے کی گاڑی دی گئی ہو، اس کے ذریعے اسے کہیں پر پہنچایا گیا ہو، سفارت خان نے ریٹائر ہونے کے بعد اتنا پروٹوکول دیا ہو جتنا قاضی نے دیا ہے؟ اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ قاضی ان کا غلام تھا، قاضی ان کے احکامات پر چلتا رہا۔ اور اب جو انہوں نے 160 ارکان کی خط کی بات کی ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ پاکستان کی صورتحال، اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ جب ڈونلڈ لو نے خط لکھا تھا اور سازش کی تھی پاکستان کے خلاف حکومت گرانے کی، اس وقت ان کی غیرت جاگی، یہ تو آج تک اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اب اس میں خط لکھنے والوں میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، استحکام پاکستان پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کا نام درست نہیں لکھا ہوا، عبدالحلیم کو عبدالعلیم کیا یا عبدالعلیم کو عبدالحلیم کر دیا گیا، اور کہیں پر ان کے سگنیچرز مختلف ہیں۔ اگر وہ لوگ خود اپنا نام لکھتے تو کیا وہ اپنا نام حلیم کی جگہ علیم لکھتے؟ اور کیا ان کے سگنیچرز غلط ہوتے؟ تو اس لیے یہ سارا کچھ حکومت نے بیٹھ کر تھوڑی سی غیرت جگانے کی بات کی ہے، لیکن یہ غیرت ان کے اندر سے جاگنے والی لگتی نہیں ہے مجھے۔ اب اس کے بعد اسی بات پر بات کرتے ہوئے اینکر شہزاد اقبال نے کہا کہ ڈر ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے خط کے جواب میں شہباز شریف یہ نہ کہہ دیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، کانگریس خط میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ذکر ہے، یہ بات غلط نہیں ہے۔ شہزاد اقبال نے کہا ہے کہ جو یہاں پر خط میں بات کی گئی ہے وہ بات بالکل ٹھیک کی گئی ہے کہ یہاں پر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہے کہ کاشف عباسی نے اپنے ٹی وی پروگرام میں نون لیگی فارم 47 کے ایم این اے طارق فضل چودھری
और तलाल चौधरी को आड़े हाथों लिया है। काशिफ अब्बासी का कहना था कि सिर्फ ज़मीर तहरीक इंसाफ वालों का ही जागता है कि उन्हें आप पैसे देकर खरीद लेते हैं और फिर कहते हैं कि इनका ज़मीर जाग गया है। क्या नून लीग वालों का कभी ज़मीर नहीं जागेगा कि जो उन्होंने पैसे देकर वोट खरीदे, क्या पैसे देकर वोट खरीदना जायज़ है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये जायज़ तो नहीं है, लेकिन ये तो हमने किया ही नहीं है। लोगों ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर हमें वोट दिया है। आपने ऐसा क्या किया है कि लोगों ने आपको वोट दिया है? आपने कौन से मुल्क में तरक्याती प्रोग्राम जारी किए हैं? कौन से आपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया है? तो आप तो मुल्क को डबोते जा रहे हैं। आपने जो कुछ कहा है वो कब आपने सच साबित किया है? आपने तो जो किया है मुल्क को डबोने के लिए किया है। आपने जो बातें की हैं सब गलत की हैं, जो वादे किए हैं सब गलत किए हैं। अभी आपने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, आलमी मंडी में $67 फी बैरल हो चुका है। जब इमरान खान थे उनके दौर में 120 से $125 के दरमियान था, यानी आज की कीमत से दुगनी थी। और कीमत क्या थी? ₹150, उससे भी कम, 149, ₹149 पर इमरान खान दे रहा था। और आप आए थे महंगाई कम करने, आपने कमर तोड़ दी है अवाम की। और फिर आपने कहा कि सऊदी अरब से $20 अरब, पहले तो आप 100 से हुए ना शुरू, 100 से होते 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 आप $25 अरब पर आए, लेकिन कहीं से ठेंगा आया। आपने सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया। आपने कहा यूएई से आ रहा है, कुछ भी कहीं से नहीं आया। और आप अवाम पर बोझ दर बोझ डालते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा तो है नहीं, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट है नहीं, एतमाद है नहीं, तो आपने अवाम पर ही बोझ डालना है। अल्लाह ताला इस अवाम को इस बोझ से जितना जल्द मुमकिन हो जान छुड़ाए। आप सब भी दुआ कीजिएगा। तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।